हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के, कैसे हो सब लोग? सो एक वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो जी सब लोग? कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया हो एकदम? हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सब लोगों को। गुड इवनिंग। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम लक्ष्य जेई 2024 बैच। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा आप सब लोगों को पता है चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोग लेक्चर नंबर 6 आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का करने वाले हैं। यस। हाँ जी। तो आप लोग बताइए, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया रिवाइज वाइज करके आए हो? क्योंकि जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसी पे बेस्ड आज का जो सेशन रहने वाला है वो काफी हद तक लास्ट क्लास में जो पढ़ा है उसी पे बेस्ड रहने वाला है। वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल रिएक्शन, इन्हीं सारी चीजों के बारे में इस वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ के आए हो मेरे हिसाब से, सब लोग अच्छे से रिवाइज करके आए हो। हाँ जी। अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना बेटा, ये भी बता देना, थम्स अप कर देना अगर ऑडियो वीडियो क्लियर हो। तो कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता देना। जल्दी करो, देखिए काम। हाँ सब बढ़िया है। रिवाइज किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा तो मैंने वो वाला क्लास में डिस्कशन वाला होमवर्क था नहीं अपना, है ना। तो हम लोग आज डायरेक्ट डायरेक्ट सेशन को स्टार्ट करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम बढ़िया? ठीक है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी मैं ना आप लोगों के यार वो कमेंट्स, वो डाउट्स वगैरह देख रहा था, तो काफी सारे बच्चों ने उसमें लिखा हुआ था कि भाई केमिकल काइनेटिक्स का सर एडवांस सेशन हमें कब मिलने वाला है। तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स का एडवांस सेशन आपको तब मिलेगा जब मैं वो सेशन रिकॉर्ड करने लायक हो जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मेरी तबीयत ठीक होती है मैं आपको वो सेशन रिकॉर्ड करके दे दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे उम्मीद है कि इस वीकेंड तक आपको मिल जाना चाहिए। बट अगर स्टिल ऐसा ही रहता है और कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता तो फिर आपको अगले वीक भी जाना पड़ सकता है ना। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी इसी वीक में दे दूं, है ना। ठीक है, ऑलराइट। आ जाओ फिर, आज क्या क्या करने वाले। आइए आइए जनाब आइए। तो बेटा पढ़ाई वाले मूड में आओ सब लोग, और स्क्रीन पे देखो सब। हाँ, सबसे पहले आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लास्ट क्लास में हालांकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी थी, है ना। और आज हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है जी। और अगर हमारे पास लास्ट में टाइम रहा ना, तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिब्स एनर्जी के बीच में रिलेशन भी स्टैब्लिश कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। अब एक बात बताओ तुम फटाफट से। आज तो मेरा गला बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। तो फटाफट से एक बात बताओ तुम मुझे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती थी? लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था ये चीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती थी, जल्दी बोलो। फटाफट 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 बोलो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती थी, आपको याद है क्या? आप लोगों ने पढ़ा है? हम्म, याद है? नहीं पता? नहीं, 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 नहीं। अरे भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती थी, हमने डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स जो थे, उन इलेक्ट्रोड्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया था। तो जो सीरीज बनी थी उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते थे, या फिर आप इसको एक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हो, या फिर आप इसको इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज भी कह सकते थे, है ना। मैंने आपको बताया था ये चीज, याद है? और मैंने ये भी चीज बोली थी कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होता था? फ्लोरीन का, है ना। बीच में आएगा आपका SHE हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 वोल्ट, और सबसे कम होता था लिथियम का। याद है ये चीज? मैंने ये भी बोला था कि जो लिथियम होता है बेटा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता था। याद है आप लोगों को? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता था। ठीक है, फ्लोरीन जो होता था वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था। याद है ना ये चीज आप लोगों को? जनरली ऐसा होता है कि जो यहां पर जो एलिमेंट्स होते हैं, यहां पर जितने भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और यहां पर जो भी होगा वो जनरली रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। यस, मैंने आपको ये भी बोला था, ये जो सीरीज है इस सीरीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू हमें एग्जाम में गिवन होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी, है ना। अच्छा एक चीज और बताओ, यहां पर देखो लिथियम का SRP सबसे कम है ना।
-3.05 वोल्ट होता था, याद है आप लोगों को, और ये 2.87 वोल्ट होता था फ्लोरीन का। तो मैंने आप लोगों को ये भी लिखवाया था, हमने ये भी लिखवाया था कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, जल्दी बोलो। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो थी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। और मैंने ये भी लिखवाया था कि बेटा जो रिड्यूसिंग पावर होती है, जो रिड्यूसिंग पावर होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, है ना। तो ये चीज थी जो बहुत ही काम की है, आज वाली क्लास में हमारे बहुत ही काम में आने वाली है, याद है। अच्छा, तो आइए जनाब, फिर हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशंस में 5-6 हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ने वाले। सबसे जो पहला एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहां कहां काम में आ सकती है। देखो सबसे पहले लिखता है कि मेटल्स विद लोअर एसआरपी वैल्यूज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। सर ये चीज तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, अरे बोलो ना, ये चीज तो लास्ट क्लास में पढ़ ली थी हमने, अभी और अभी वापस पढ़ा दिया कि जो रिड्यूसिंग पावर होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। यस, जिसका एसआरपी कम होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बोलो जरा हाँ कि ना, है ना, बहुत बढ़िया। और ये चीज देखो, नॉन मेटल्स विद हायर एसआरपी वैल्यूज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जनरली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जनरली आप देखोगे कि जिनकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होती है ना वो जनरली आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे, हाई एसआरपी वाले आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे, और जो लो एसआरपी वाले हैं जनरली वो क्या मिलेंगे, मेटल्स मिलेंगे, है ना। तो ये चीज भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि इसी पे बेस्ड बेटा क्वेश्चंस आएंगे अभी ना, कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो मेरे हिसाब से ये दो चीज एक बार आप फटाफट से लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते। अच्छा लिखना है, लो 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 भैया, लिखो लिखो लिखो, गलती हो गई हमसे, लो लो नोट कर लो, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी नोट करो बेटा, एसआरपी क्या है, वाह वाह बेटा, आज ही पैदा हुआ है क्या तू, है भाई इस बैच में। एसआरपी मैं पता नहीं कितने दिन से बता रहा हूं, कल एसआरपी बोलते बोलते मेरा गला दर्द हो गया। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये मुझे लगता है ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एकदम से एंट्री लेते हैं बैच में, नहीं क्या। जैसे मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हुए 4-5 दिन हो गए, एकदम से किसी दिन देखने आएंगे बैच में कि बैच बैच सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मास्टर अच्छे से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है ना। एकदम से आएंगे वो क्लास में, और फिर उस दिन जी भर के क्वेश्चंस पूछेंगे, सर ये क्या है, सर वो क्या है, सर ये कैसे हुआ, है ना। हाँ, तो ऐसे बच्चे बेटा, है ना, कई बार डाउट ऐसा आ जाता है ना जो शॉकिंग होता है हमारे लिए भी, है ना। हाँ, आओ आओ आओ, हाँ वो इंस्पेक्शन करने आते हैं, क्लास का इंस्पेक्शन करने, वो नहीं होते क्या क्लास में, जैसे जैसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे स्कूल में पढ़ते होंगे तो क्लास चल रही होती है, बीच में इंस्पेक्शन के ला देते हैं ना, फ्लाइंग वाले बंदे होते हैं, हाँ सब सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बीच में उठा किसी को पूछ लेंगे, हाँ भाई बता क्या चल रहा है, वैसे ही है। हाँ लाओ देखो, हाँ ये भी नोट कर लिया ना आप लोगों ने, भाई लोगों, अरे नोट कर लिया ना। यहां पर भी सुनो सुनो सुनो, बहुत काम की चीज, बहुत काम की चीज, यहां पर भी बेटा एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ यही बात कर रहा हूं बेटा, यहां पर भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और जो पिछली स्लाइड थी वहां पर भी एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही था। अच्छा सर इसका मतलब क्या पूरे चैप्टर में एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही रहेगा, हाँ बिल्कुल रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। आइए आगे चले, अब आगे चले बेटा, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं आगे चल जाता हूं, है ना। आओ फिर क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस आज तो क्वेश्चंस होंगे भैया, आज तो क्वेश्चंस होंगे काफी सारे। देखो 2019 जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, है ना, एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, हाँ जी एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, इसका मैं पोल दूंगा आपको। देखो आपके सामने क्या दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है और यहां पर उसके सामने उसका पोटेंशियल लिखा हुआ है। आप हमेशा एक चीज ध्यान दो,
बेटा ये वाला कौन सा पोटेंशियल दे रखा है, +3 से +2 में जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये पोटेंशियल कौन सा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये वाला भी देखो +4 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये पोटेंशियल भी कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल। फिर उसके बाद देखो +4 से +3 रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। +3 से 0 रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो पहले तो चेक करना है आपको कि पोटेंशियल कौन सा दे रखा है। कई बार वो घुमाने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा, लटक जाओगे, फिर रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना है। ठीक है, पोल दे दूं मैं आपको? बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अच्छे से। 30 सेकंड का पोल है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। सारे लोगों की स्क्रीन पर पोल आ रहा है, सब लोग स्क्रीन पे जवाब दे, पोल में जवाब दे। बेटा पोल पे जवाब देना है। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका सबसे ज्यादा होगा? बेटा यहां पर बी आई है ना, यहां पर बी आई है, बी नहीं है। ठीक है, बी आई है बेटा, बी आई है। बेटा अगर स्क्रीन पे पोल नहीं आ रहा ना यार, मेरी मेरी इसमें कोई गलती नहीं होगी, मैं आपको सही बता रहा हूं, है ना। मुझे ये बोला गया था कि अब ना सारे बच्चों का पोल वाला जो प्रॉब्लम है वो एकदम बढ़िया हो चुका है, सब बच्चों की स्क्रीन पे पोल आ रहा है, तो आप पोल कंडक्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने पोल करवा दिया है। ठीक है, अगर आपकी स्क्रीन पर पोल नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको, जो टेक टीम है उसको उसको आप अपना वो डाल सकते हो कि भैया मेरे मेरे पास पोल नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए फिर पोल का रिजल्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। पोल का, अबे रुक तो जा भाई, 30 सेकंड नहीं हुए क्या अभी भी? रुक भाई रुक। हाँ, तो ये रहा बेटा पोल का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर। क्या हो रहा है ये, है भाई? क्या हो क्या रहा है ये पोल का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? ये तो बड़ा लोचा हो गया मतलब। हाँ, ये स्क्रीन से हटने का भी नाम नहीं ले रहा। पंगा कर लिया क्या पोल करवा के? है भाई? रुको देखे, रुको इसको थोड़ा हिलने दो, देखे कुछ होता है तो। ये तो लफड़ा हो गया, मतलब पंगा ले लिया मैंने, मुझे लग रहा है। ये तुम्हारी बुरी नजर लग गई मुझे लग रहा है इस पे। अरे भाई कुछ तो हो, डाउट आ गया ये तो। यार ये तो पूरा ही काम नहीं कर रहा। हाँ चलो, हट तो गया, थैंक गॉड। भैया पोल कहाँ गया, पोल का रिजल्ट? चलो कोई नहीं, एक बार वापस करवाएंगे, देखें वापस देखेंगे अभी थोड़ी देर में। देखो जी, हाँ यहां पर देखो हमसे पूछा ऑक्सीडाइजिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। किसका? ऑक्सीडाइजिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, है ना, वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एसआरपी के, है ना। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर देखो इसका सबसे ज्यादा है, तो फिर उसके बाद इसका, ये मतलब एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा लिखा है, सीधा सीधा सा, है ना। तो आपको सिर्फ क्या चेक करना था, सीधा सा ये चेक करना था, सीधा सा ये चेक करना था कि किसका एसआरपी ज्यादा है। यहां पर जो वैल्यूज भी दे रखी है एसआरपी वाली दे रखी थी, सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अरे भैया ये डी वाले कौन लोग हैं? बेटा जी डी में तो Bi3+ का एसआरपी सबसे कम है। अगर इसका एसआरपी सबसे कम है तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हमसे पूछा है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा होएगा उल्टा। ठीक है ना, बी होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है ना, आओ फिर आगे चलते हैं, आओ फिर आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन 2017 जेई मेंस का करते हैं। लो जी आपकी स्क्रीन पर है बेटा, हाँ लो लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपके सामने एक तो क्लोरीन इलेक्ट्रोड दे रखा है, Cr3+ इलेक्ट्रोड ले रखा है, Cr2O7 2- दे रखा है, MnO4 2- दे रखा है। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज। आपसे पूछा है कौन सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। सब लोग स्क्रीन पे देखें, हैं जी, सारे लोग स्क्रीन पे देखें बेटा। और इसका भी मैं पोल देने की कोशिश करूंगा, मैं एक बार के लिए ना कोशिश तो करूंगा जरूर, है ना। क्या रहता है क्या नहीं रहता वो बात की बात है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है ना मेरे से, हाँ। आओ देखें, पोल दूं क्या, वापस लें पंगा,
पोल का पंगा लें क्या? लो देखो, देखना जरा आया है कि पोल आपकी स्क्रीन पर, एक बार देखना जरा पोल आया है क्या आपकी स्क्रीन पर, एक बार देखना जरा पोल आया है क्या बेटा आपकी स्क्रीन पर? हाँ जी, चेक करना जरा, आ गया आ गया, ओहो बहुत बढ़िया, बधाई हो फिर तो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। पोल हो चुका है बेटा जी खत्म। चलिए फिर इसका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर देते हैं, रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। मुझे लग रहा है रिजल्ट नहीं आएगा, है ना? आओ आगे 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 आगे, वाह, बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों को, बहुत बहुत बधाई कि सिर्फ 15% लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। और मुझे लग रहा है ये जो 15% है ना, ये भी जवाब देना नहीं चाह रहे थे, ये गलती से हो गया ये, है ना? ज्यादातर लोगों ने सी ऑप्शन पे टिक किया। एक बार देख लेते हैं हम लोग लीडर बोर्ड में कौन है। सैयद फैजान और आदेश, प्रेरक, निहाल और शुभम सिंह, ये हमारे टॉप 5 स्टूडेंट है बेटा। देखो जी, देखो 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 देखो, है ना? अभी देखो, सुनो मेरी बात, आप लोगों ने पता है क्या देखा होगा? एक बात बताओ तुम मुझे, एक बात बताओ, यहां पर पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या आपको ये चीज पता है, क्या आपको एक चीज पता है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है? क्या आपको ये चीज पता है क्या? हाँ जी, याद करो कक्षा, ये कक्षा 10 में पूछा जाता है। ये मत बोलना 11th बर्बाद है, क्योंकि 11th का टॉपिक है ही नहीं है। ये क्लास 10th में भी पढ़ा आप लोगों ने, 11th में भी पढ़ा है। यस, और अभी 10th क्लास के बच्चे को पकड़ के लाऊंगा, वो बता देगा, बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। ये मत बोल देना सर नहीं पता है। ये तो आपको पता होगा ना कि जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना? और आपने ये भी सीखा हुआ होगा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसका बेटा क्या होगा सर? वो खुद रिड्यूस होता है, उसका खुद का क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये चीज आपको पता है ना? ये चीज आपको पता है? यस। अच्छा, 11th भी बैकलॉग है। 11th भी बैकलॉग सर, 10th तो है बैकलॉग, है ना? और 11th है सर बर्बाद, है ना? अबे तो पास करके कैसे आए हो 10th और 11th? पैसे दिए थे क्या, है भाई? कुछ सेटिंग वेटिंग करके पास करिए क्या 10th 11th? बताओ। हाँ तो देखो, अब मेरे से पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि जो रिड्यूसिंग पावर होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। जिसका एसआरपी जिस इलेक्ट्रोड के लिए सबसे कम होगा, वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यस। अब देखो इसका एसआरपी, देखो एसआरपी तो है ये 0 से -1 रिड्यूस हो रहा है, तो 13.6 वोल्ट दे रखा है। यहां पर +7 से +3 में जा रहा है, तो 1.33 दे रखा है। +3 से 0, सबसे कम एसआरपी यहां पर है ना? तो अब जैसे ही सबसे कम एसआरपी मिला, आप लोगों ने क्या किया? सीधा सा टिक लगा दिया कि सर Cr3+ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन मेरे भाई एक बात बता, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। मानते हो इस बात को? रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अरे तो भैया ऑक्सीडेशन Cr का होगा कि Cr3+ का होगा? खुद अपना दिमाग लगा के देखो। अगर आप बोल रहे हो Cr3+ का ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी, ऑक्सीडेशन का मतलब ये है। अच्छा, तो Cr3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करके जाएगा कहां? क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है आपको? है भाई? नहीं दे रखी ना। लेकिन अगर मैं कहूं Cr जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्रोमियम रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये Cr से Cr3+ में जाएगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम होगा बेटा, Cr3+ नहीं होगा। ये चीज आप समझो, है ना? Cr3+ से ऑक्सीडाइज होके कहां जाएगा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये बहुत ही अच्छा, वैसे तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल जो है ना, ये दोनों ऑप्शन दे दिए इसने, वहां पे घुमा दिया तुम्हें। Cr3+ और Cr दोनों ऑप्शन देके तुम्हें घुमा दिया क्वेश्चन में, है ना? कि कौन किसका ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन होगा क्रोमियम का, किसमें जाएगा? Cr3+ में, है ना? और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब क्रोमियम ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है। अगर आपने टिक कर दिया Cr3+, आप बोल रहे हो Cr3+ रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका मतलब Cr3+ का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है क्या यहां पर कि Cr3+ का ऑक्सीडेशन कहां से कहां हो रहा है? ऐसा कोई ऑप्शन
नहीं दे रखा है, ऐसे कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। इसी वजह से आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्रो Cr3+ ना होके Cr होगा, है ना। समझ में आ गई क्या मेरी बात आपको? बोलो 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 बोलो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बेटा इस वाले केस में। चलिए फिर आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से ये रहा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये भी कौन से साल में आया देखो, ये भी 2013 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। यहां पर भी आपको कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताना है। बेटा यहां पर थोड़ा सा ऐसे लिख दो, है ना, यहां MnO4- Mn2+ ऐसे दे रखा है। ठीक है, और यहां Cr2O7 2- Cr3+ ऐसे दे रखा है। हाँ भाई वापस देख लो क्वेश्चन, कहता है बेस्ड ऑन द डेटा गिवन अबव स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। मैं आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा पोल लाना चाहता हूं, तो सारे बच्चे अपनी स्क्रीन पे देखें, सारे बच्चे अपनी स्क्रीन पे देखें, क्या उनको पोल मिला है क्या? हाँ जी, सारे लोग अपनी स्क्रीन पे देखें बेटा, क्या उनको पोल मिला है? क्या उनको पोल मिला है? इसमें फिर तुम ना फिर तुम लटकोगे, मुझे लग रहा है ऐसा। पता नहीं मुझे ऐसी क्यों फील आ रही है, पता नहीं मुझे ऐसी क्यों फील आ रही है कि एक बार फिर लटकने वाले हो तुम। ये पोल मुझे लग रहा है आएगा नहीं। नहीं आया पोल, नहीं आया किसी की भी स्क्रीन पे। क्या हो रहा है भैया आज? क्या हो क्या रहा है ये, मतलब है हो क्या रहा है ये? अरे रुक मेरे भाई, देखते हैं, देखें इसका रिजल्ट जनरेट होता है क्या। रिजल्ट तो जनरेट होगा कहां से, पोल ही नहीं आया तुम लोगों के पास, है ना। छोड़ो फिर, छोड़ो इसको। लो आओ देखो, समझ लो पहले क्वेश्चन को, देखो समझ लो क्वेश्चन को। हाँ समझ लो, देखो हमने ये चीज पढ़ी अभी कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। जिसके लिए एसआरपी ज्यादा होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखो एसआरपी ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, बाकी तीन तो उड़ा दो। एसआरपी हमारा सबसे ज्यादा किसका है? इस वाले इलेक्ट्रोड के लिए। अब सुनना, अब वापस से तुम्हें वही कंफ्यूजन हो गया कि भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन, MnO4- पे टिक करे या फिर Mn2+ पे टिक करे, ये डाउट है ना तुम्हें, तुम्हें यही डाउट आया। अब वापस से देखो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमसे यही तो पूछा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। मानते हो इस बात को? खुद का होगा रिडक्शन। तो बेटा जी यहां पर रिडक्शन किसका हो रहा है? यहां पर सर रिडक्शन हो रहा है MnO4- का। MnO4- में Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और वो किस में जा रहा है सर? वो जा रहा है Mn2+ में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो रिडक्शन किसका हो रहा है? MnO4- का हो रहा है। दैट्स वाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? MnO4- होगा। देखो MnO4- Mn+7 से +2 में जा रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन होगा, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किसका हो रहा है? MnO4- का। सिंपल, यस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बताओ देखिए, एक बार थम्स अप करो, समझ में आ गया क्या है भाई? एक बार फटाफट से थम्स अप करो, समझ में आ गया क्या तुम्हें? जल्दी बोलना पड़ेगा। अब इसको हटाएं कैसे, इसको हटाएं कैसे? अब हटेगा ये। अब पोल नहीं करवाएंगे यार वापस, है ना, अब वापस से पोल नहीं करवाएंगे। लफड़ा हो रहा है ना खूब, है ना, पंगा हो रहा है। डाउट्स भी नहीं आ रहे आज तो कहीं, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है आज। हाँ समझ में आ गया क्या? थम्स अप, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए फिर आगे चलते हैं, आइए फिर आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं अपनी मर्जी से, सुनो, एक और क्वेश्चन मैं देता हूं अपनी मर्जी से, है ना। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, E0 A+ से A दे रखा है 1.1 वोल्ट, E0 B+ से B दे रखा है 2.1 वोल्ट, E0 C से C+ दे रखा है 3.1 वोल्ट, E0 D+ से D दे रखा है
1.2 वोल्ट, है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। बताइए, देखिए आपका दिल क्या कहता है, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। हाँ भाई जल्दी बताओ बेटा, दादा बताओ, देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हम्म, हाँ 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 हाँ, काफी सारे लोगों ने ठीक से पकड़ा है और काफी सारे लोग लटक गए इसमें भी। अरे मेरे भाई देख, ये आपको अभी यही तो बताया था कि जो रिड्यूसिंग पावर होगी, सर जो रिड्यूसिंग पावर होती है सर जो रिड्यूसिंग पावर होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। सर जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, सर वही सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। यहां पर देखो सर, ए प्लस से ए, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। बी प्लस से बी, सर ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। लेकिन सर यहां देखो सी से सी प्लस, सर ये तो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल दे रखा है। सर ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। हमें तो कैलकुलेशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रिडक्शन पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। यहां पर कौन सा दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो भैया इसको पहले रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो। इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको बताया था ना, अरे आपको याद है रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -3.1 वोल्ट हो जाएगा। ये चीज तो याद होगी ना तुम्हें, बताओ बताओ, ये चीज तो याद होगी ना, बोलो 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 बोलो, ये चीज तो याद होगी ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम होती है, साइन में जस्ट ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो बस इसका रिडक्शन पोटेंशियल -3.1 वोल्ट हो गया। और अगर आप चेक करोगे तो सबसे कम रिड्यूस जो एसआरपी वैल्यू है, सबसे कम एसआरपी वैल्यू किसके लिए होगी, सी के लिए होगी। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या बात को पकड़ा। तो भाई पहले ना यहां चेक कर लियो, यहां चेक कर लेना कि कौन सा पोटेंशियल दे रखा है। ऐसे नहीं सिर्फ वैल्यू देख लो, कई बार हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे, लफड़ा हो जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी वजह से मैं फिर से कहता हूं, जब भी क्वेश्चन आए पहले तो ये चेक करो कौन से पोटेंशियल दे रखे हैं, रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन। रिडक्शन दे रखा है, फिर बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, पक्का। आइए फिर आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। देखो अगली एप्लीकेशन, तीसरी एप्लीकेशन सुनो, तीसरी एप्लीकेशन सुनो क्या कहता है कि ऐसी मेटल्स विद लोअर एसआरपी वैल्यू, वो मेटल जिसका एसआरपी वैल्यू कम होगा वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा एंड मोर रिएक्टिव होगा। अच्छा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आप ऐसे मान लो, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना, ऐसे मान लो। क्या करेगा, अरे भाई कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या। यस, हाँ देखो सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया। अभी हम लोगों ने पढ़ी थी एक चीज, अभी हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी ना कि जिसका एसआरपी कम होता है, सुनना मेरी बात, जिसका एसआरपी, रटने की कोशिश मत करना, रटने की कोशिश मत करना, हर चीज को समझना, समझोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। रट तो सकते नहीं, इस चैप्टर में इतनी सारी टर्म्स है ना। तो सुनो क्या कहता है, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जिसका एसआरपी कम होता है वो क्या होता है बेटा, जिसका एसआरपी कम होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हमने यही तो पढ़ा था, यस, हमने पढ़ा है कि जिसका एसआरपी कम होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक। अच्छा, अगर वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होगा। मानते हो क्या इस बात को, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन किसको बोलते हो, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हो, सर इलेक्ट्रॉन लूज करने को। यस सर, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मेरी बात बताओ, क्या मेरी बात समझ में आई क्या तुम्हें, अरे बोलो ना, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट आपने समझा क्या,
कि जिसका एसआरपी कम होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, और ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब एक बात बताओ, जब मेटल की हम लोग बात करते हैं, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? एक बात बताओ, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। यस, तो वो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या फिर जो अच्छा जिसका एसआरपी कम होगा। दोनों एक ही बात है, कहीं पर किसी भी तरीके से कह दो, जिसका एसआरपी कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसका मतलब वो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, है ना, वो मोर रिएक्टिव मेटल होगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई क्या? है भाई, ये बात समझ में आई क्या? भाई मेटल की रिएक्टिविटी हम लोग कैसे चेक करते हैं? मेटल की रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं कि भाई जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, हम लोग यही तो कहते हैं। अब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? जिसका एसआरपी कम होगा। तो एसआरपी वैल्यू को आप देख के पता लगा सकते हो कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है। यस, तो ये चीज मान लो। अभी मैं दे दूं वापस से, जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, एक एसआरपी वैल्यू मैंने दे रखी है ए नोट से ए, मान लो मैं दे दूं -1.1 वोल्ट, है ना। एक दे दूं मैं ई नोट बी प्लस से बी, ऐसे दे दूं -1.05 वोल्ट। ई नोट सी प्लस से सी, ऐसे दे दिया -1.4 वोल्ट। और आपसे पूछे कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो कौन सी मेटल को आप बोलोगे कि वो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? जल्दी बताओ, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बताओ, देखें कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई है। हाँ जी, जल्दी बोलिए बेटा। मैं फिर कह रहा हूं दादा, रटने की कोशिश मत करियो, अगर रटने पे आ गए तो समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर। फिर कह रहा हूं मैं, हर चीज को समझने की कोशिश करना। हाँ कौन होगा? अरे भाई, ये बी वाले कौन से लोग हैं? इन बी वाले लोगों को बाहर निकालियो। अबे ये सामने तेरे लिखा हुआ है, जिसका एसआरपी सबसे कम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। तो सबसे कम एसआरपी किसका दिख रहा है? सबसे कम एसआरपी कौन सा है? -1.4 वोल्ट ना। अबे अकल के अंधो, कौन से स्कूल में पढ़ के आए हो? -1.4 वोल्ट सबसे कम है ना एसआरपी, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होगा? सी होगा भाई। है कोई ये किसी को लग रहा है -1.05 सबसे छोटा है? हे भगवान बचाए ऐसे बच्चों से। हे भगवान, क्या तुम जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो दादा? मैं देख रहा था काफी सारे बी वाले थे, है ना, जैसे मैंने बी के लिए बोला ना, अब सारे लोग सी पे आ गए हैं। बताओ, हद है मतलब। हाँ भाई, तो ये वाला एप्लीकेशन मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। यस, क्लियर है सबको? अच्छा, अब देखो इसी का जस्ट ऑपोजिट, इसी का जस्ट ऑपोजिट, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसका रिडक्शन होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उतना ही अच्छा नॉन मेटल होगा। जस्ट उल्टा लिख दो, जस्ट ऑपोजिट कर दो ना यार। ये लो, जस्ट ऑपोजिट अगले वाले में लिखा हुआ है, चेक करो। देखो देखो, जस्ट ऑपोजिट नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है कि ऐसी नॉन मेटल जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और मोर रिएक्टिव होगा। अच्छा, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? कौन बताएगा आप में से? हाँ भाई, आप में से कौन बता सकता है कि नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? कैसे देखी जाती है कि ये वाली नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? कैसे चेक करते हो आप? कैसे चेक करते हो? है भाई, हाँ, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना? रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, है ना बेटा। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल कैसे चेक की जाती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी से, है ना, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो, अब सुनना मेरी बात, वापस से वही कॉन्सेप्ट लगाते, है ना, वापस से वही कॉन्सेप्ट लगाते। एसआरपी अगर ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अच्छा सर, बिल्कुल सही बात है, वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यस, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है? रिडक्शन होगा। यस, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन
गेन करेगा। बोलना मेरे भाई, क्या ये बात सही है क्या? यस, रिडक्शन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उतना ही रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। यस, रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। तो अगर आप समझोगे ना बात को, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसका एसआरपी कम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, है ना। अगर कॉन्सेप्ट वाइज आप अगर अच्छे से समझोगे, हर चीज समझ में आएगी। रटने की कोशिश मत करना, अगर समझ में आ गया थम्स अप कर दो, नोट कर लिया डन लिख दो, आगे चलते हैं फिर। हाँ जल्दी बताओ बेटा, जल्दी करो, देखें ये काम। हो गया बेटा, पक्का नोट भी कर लिया? क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे आओ देखें, आगे आओ देखें। देखो जी, अगला जो आपका एप्लीकेशन है, थोड़ा सा अब देखना, अब चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है। समझना भाई, बात को झेल लेना, है ना, बिखर मत जाना, डूब मत जाना। प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। देखो फिजिबिलिटी का मतलब है रिएक्शन होगी या नहीं होगी, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, है ना। रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है, ये बताता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब कि रिएक्शन फिजिबल है, इसका मतलब रिएक्शन होगी। फिजिबल नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कैसे पता लगता है, कैसे पता लगता है? देखो सुनो, मैं आपके सामने दो पोटेंशियल की वैल्यू लिख रहा हूं, है ना। मैं आपके सामने दो पोटेंशियल की वैल्यू लिख रहा हूं। Zn2 प्लस से Zn लिखा है -0.76 वोल्ट, यस। और दूसरा मैंने लिखा है Cu2 प्लस से Cu इज इक्वल टू +3.4 वोल्ट, है ना। ऐसे लिख दिया मैंने। दो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, किस किस का? जिंक का और कॉपर का, ठीक है। दो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। अब आपके सामने मैंने एक रिएक्शन लिखी है, मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, ऐसे लिखा है जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। ये आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सारे लोग सुनो मेरी बात को गौर से। मेरा क्वेश्चन मुन्ना आपसे ये है, इन वैल्यूज को देख के बताओ क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है। इन वैल्यूज को देख के बताओ क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है। सर कैसे बताएंगे हम, सर कैसे बताएंगे हम? सुनो मैं बताता हूं, देखो सुनो मेरी, इन दोनों में देखो किसका एसआरपी कम है, इसका एसआरपी कम है, यस। इसका एसआरपी कम है, इसका मतलब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अरे मानते हो? इसका एसआरपी ज्यादा है, इसका मतलब इसका एसआरपी ज्यादा है, इसका मतलब ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका खुद का क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। और अगर इसका एसआरपी ज्यादा है तो इसका खुद का क्या होगा? कॉपर का रिडक्शन होगा। क्या ऐसे ही हो रहा है क्या? क्या ऐसे ही हो रहा है क्या? क्या इस रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में जा रही है, सर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और देखो यहां पर Cu2 प्लस से Cu, क्या Cu2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है। तो ये जो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी आपको वही बात कह रही है जो यहां पर लिखी है। इसका मतलब सर ये वाली जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, ये रिएक्शन फिजिबल है। क्या मेरी बात समझ में आएगी आपको? है भाई। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू देख के, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देख के बता सकते हो कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आई? यस 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 बोलना पड़ेगा दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई क्या तुझे? देख देख और बताता हूं, देख अभी एक और एग्जांपल देता हूं, सुन देख इधर देख स्क्रीन पे, E0 A प्लस से A, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ -1 वोल्ट मान ले ऐसे, और दूसरा लिखा हुआ है E0 B प्लस से B, ये लिखा हुआ है -2 वोल्ट, ठीक है ना। ऐसे मैंने कोई अपनी मर्जी से कोई वो ले लिया, है ना, और मैंने ऐसे लिख दिया A प्लस B प्लस गिव्स A प्लस B।
मैंने पूछा है कि बताइए ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है? जल्दी बताओ, देखें कितने लोगों को लगता है पॉसिबल है, कितने लोगों को लगता है पॉसिबल नहीं है? जल्दी बताओ, देखें। हाँ जी, जल्दी बताओ बेटा। नहीं है पॉसिबल, पक्का? बस तुम्हें समझ में आ गई मतलब बात, बस इसका मतलब तुम्हें बात समझ में आ गई। देखो बेटा, यहां पर इसका एसआरपी ज्यादा है और इसका एसआरपी कम है ना? इसका एसआरपी कम है, इसका एसआरपी कम है, मतलब सर ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो सर बी का ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? बी का ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन सर यहां तो सर बी का रिडक्शन हो रहा है, देख रहे हो आप, बी का रिडक्शन हो रहा है और सर ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्या मेरी बात को समझे क्या है भाई? अरे समझे क्या? बस खत्म। ये तो चेक करना होता है। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देख लो और पता लगा लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, खत्म। क्लियर? समझ में आ गई बात? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। यहां तक कहानी एकदम क्लियर है, कोई परेशानी आपको नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगली एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन सुनिएगा गौर से, नेक्स्ट एप्लीकेशन सुनिएगा गौर से। सुनिएगा गौर से। नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है? कौन सी है नेक्स्ट एप्लीकेशन? लिखा है प्रिडिक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ ए मेटल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ओ सर, पहले तो इसका मतलब समझाओ क्या है। जैसे मान लो, देखो कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके उसमें से हाइड्रोजन को हटा देती है, हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर देती है। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती। अब आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट कर पाती है नहीं कर पाती, इसका मीनिंग क्या है? आप तो इसका मतलब समझाओ सबसे पहले। तो सुनो मेरी बात, देखो एक रिएक्शन में आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। यह आपके सामने केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, देख रहे हो? यह आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। इस केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है? जिंक है आपका मेटल, उसने क्या किया, एक एसिड के साथ रिएक्ट किया, डाइल्यूट एसिड के साथ, एक सॉल्ट बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। यस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो सर मैं ऐसे बोलूंगा, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि अगर कोई ये जो मेटल है जिंक, ये इस HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को इस एसिड में से डिस्प्लेस कर रहा है। देखो ना, डिस्प्लेस हो गया ना हाइड्रोजन। भाई इस एसिड में से, HCl में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जिंक ने एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। अब अगर इसको डिस्प्लेस करना है तो होना क्या जरूरी है? सुनो मेरी बात, डिस्प्लेस करना है तो क्या होना जरूरी है? देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहां पर देखो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। तो जिंक जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, यस। और यहां HCl में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1। और यहां बेटा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? H2 में हाइड्रोजन की 0। तो यहां देखो +1 से 0 जा रहा है, सर इसका मतलब ये हुआ इसका रिडक्शन हो रहा है। अरे बोलो ना यार, है ना? तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस तभी होगी, सुनियो मेरी बात गौर से, जो मैं लाइन बोल रहा हूं ना सुन लेना और अपने शब्दों में लिख भी लेना। हाइड्रोजन डिस्प्लेस तभी होगी जब ये एसिड जो है इसका रिडक्शन होगा। सुन रहे हो क्या मेरी बात? अगर एसिड का रिडक्शन होगा तभी हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी। और एसिड का रिडक्शन कब होगा? जब जिंक इसके साथ जो मेटल हो, इसके साथ जो मेटल हो वो इससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। यहां पर बेटा जिंक किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सर जिंक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यस, तो अगर कोई H+ से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है
कोई भी मेटल H+ से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एसिड से। अभी हमने पढ़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका एसआरपी कम होता है। H+ का एसआरपी कितना होता है, ये तो मैंने आपको बताया था। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका एसआरपी कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एसआरपी होता है 0 वोल्ट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ाई था। यस, तो अगर किसी मेटल का एसआरपी वैल्यू, अगर किसी मेटल का एसआरपी वैल्यू 0 से कम है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर किसी मेटल का एसआरपी वैल्यू 0 से कम है, इसका मतलब यह हुआ कि वो इससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इसका मतलब वो HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, HCl का रिडक्शन कर देगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? तो कोई भी मेटल जिसका एसआरपी 0 से कम हो वो मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, यहां पर जिंक इलेक्ट्रॉन गेन लूज कर रहा है, H+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जिंक मेटल जो है इसके कंपैरिजन में अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा, इससे अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसका मतलब वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, ज्यादा रिएक्टिव होगा तब भी एसआरपी वैल्यू कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? है भाई, क्या मेरी बात समझ में आई? यहां पर एसिड जो है उसके साथ मेटल है, मेटल क्या कर रहा है, इस एसिड को रिड्यूस कर रहा है। ये मेटल इस एसिड को तभी रिड्यूस कर पाएगा जब ये मेटल इससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कब होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कब होगा, जब इसका एसआरपी इसके एसआरपी से कम होगा। इसका एसआरपी कितना होता है, 0। तो अगर किसी मेटल का एसआरपी 0 से कम है, दैट मींस वो मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। है भाई, बेटा ये बात समझनी पड़ेगी। क्या इस चीज में कोई दिक्कत है क्या? मैंने वापस भी समझा दिया है, मैंने वापस भी समझा दिया है। मैं ऐसे लिख दूं, मेटल्स हैविंग नेगेटिव एसआरपी, ऐसे लिख दे, मेटल्स हैविंग नेगेटिव एसआरपी वैल्यूज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। बोलो जी, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? है भाई दादा, ये बताना पड़ेगा क्या ये चीज क्लियर है क्या? और अगर नोट कर लिया है तो डन लिखना पड़ेगा, अगर नोट कर लिया है तो डन लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया है तो थम्स अप करना पड़ेगा। यस, एकदम मक्खन है, एकदम मक्खन है बेटा। लो वॉइस से काम चला लो ना यार, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं मतलब काफी एफर्ट करके क्लास ले रहा हूं, है ना। तो वॉइस का मत बोलो कि सर थोड़ा तेज बोलो, धीरे बोलो, है ना। लो वॉइस से काम चला लो बेटा। ठीक है, क्लियर। तो जैसे देखो, मैंने आपको वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाई थी ना, जहां पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई थी। वापस बता देता हूं, देखो यहां पर देखो बेटा, H+ जो है ना, H+ का एसआरपी देखो ये रहा 0। तो ये इसके नीचे जितनी भी मेटल्स है ना, इसके नीचे जितनी भी मेटल्स है ना, सारी की सारी मेटल H+ से एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है, जिंक डिस्प्लेस कर सकती है, आयरन डिस्प्लेस करती है, लेकिन जो कॉपर है Cu2+, वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जो आपका Ag+ है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आई है ना। तो क्या सर ये वैल्यूज याद रखनी है? नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये याद रख लो कि Cu2+ जो है ना वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इतना याद रख लो, बिकॉज इसका जो एसआरपी होता है वो 0 से ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर क्लियर, बहुत ही बढ़िया। आगे आइए। इसके बाद इसका अंतिम एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं भाई हम। हाँ, अंतिम एप्लीकेशन है। सारे लोग इधर देखो, हाँ ये देखो इधर। अंतिम एप्लीकेशन वो है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मतलब आप रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से किसी भी किसी भी सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ,
क्या आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है क्या? हाँ भाई, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो जल्दी जल्दी। ई नोट ऑफ सेल का फॉर्मूला बोलो, ई नोट ऑफ सेल का फॉर्मूला बोलो। सर ये होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बोलो 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 बोलो, क्या सही लिखा है क्या? क्या सही लिखा है क्या? यही वाला फॉर्मूला था। अब देखो, सबसे मुश्किल चीज होती है यह पहचानना कि कैथोड कौन सा होगा और एनोड कौन सा होगा। जैसे मैं आपके सामने दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखता हूं, सुनियो। एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये लिखा है और एक एसआरपी ये लिखा हुआ है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है ए और बी में से एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा, ये बता दो। चलो तुम तो फटाफट से, ए और बी में से एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा, जल्दी बताइए दादा, जल्दी बताओ। क्या लग रहा है, एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा? देखो, मैं इसके पीछे की कहानी समझा देता हूं आपको, है ना, और फिर उसके बाद हम लोग इसको याद ही कर लेंगे, काम ही खत्म, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही याद रह जाएगा। देखो सुनो भाई, इसका एसआरपी कम है, मानते हो? ए प्लस जो है ना, इसका एसआरपी कम है। अच्छा, अगर इसका एसआरपी कम है, इसका मतलब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मानते हो? ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यस। अगर ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो सर इसका ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल मानते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है। और सर ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है? सर ऑक्सीडेशन तो एनोड पे होता है सर, ऑक्सीडेशन तो एनोड पे होता है सर। इसका मतलब सर ए जो होगा वो एनोड होगा। और सुनो, जो बी है इसका एसआरपी ज्यादा है, इसका एसआरपी ज्यादा है। एसआरपी ज्यादा है, इसका मतलब ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यस। अगर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा? रिडक्शन होगा। और रिडक्शन है, और अगर रिडक्शन है, रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है? सर रिडक्शन कैथोड पे होता है। इस तरह से आप समझो चीज को, है ना, रटने की कोशिश मत करो। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखा सकता था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड होगा, लेकिन वो रट लोगे तुम, और कहीं अगर मान लो कहीं कॉन्सेप्ट लगाना होगा इसी चीज का तो फिर भूल जाओगे। रटी हुई चीज तो इंसान भूल भी जाता है, लेकिन समझ के अगर याद करें तो इंसान को रिटेन रहती है ना? मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो बोलो बोलो, यस। तो सर हो क्या रहा है, ए जो है एसआरपी कम है, एसआरपी कम है तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट है तो सर इसका ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो सर ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। तो सर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिस इलेक्ट्रोड का लोअर एसआरपी होगा, है ना, जिसका एसआरपी कम होगा, वो बेटा बिहेव करेगा किसकी तरह? एनोड की तरह। और अगर आपको जो एसआरपी दे रखे हैं, अगर हायर एसआरपी, तो वो क्या बिहेव करेगा किसकी तरह? कैथोड की तरह, ठीक है ना? तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में ये वाली जो ट्रिक है ये काम में आने वाली है। बोलिए 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 जनाब, क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? नोट कर लिया तो डन लिख दीजिए, फिर आगे चलेंगे। नोट कर लिया है तो डन लिख दीजिए बेटा, फिर आगे चलेंगे। रटना नहीं है बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, जहां रटने की कोशिश करोगे ना वहीं पे कहानी गड़बड़ हो जाएगी। सुन लो, जहां याद करने वाली चीज है ना, मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये चीज याद रखनी है ना। लास्ट में आएगी बैटरीज, मैं बोलूंगा याद करो, क्योंकि उसमें सब कुछ याद करना है, बैटरी किसकी बनी है, क्या बनी है, लेकिन अभी समझना है ना, अभी समझना है। हाँ जी, डन। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चले, पक्का आगे चले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए फिर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ, आइए फिर एक क्वेश्चन करते हैं।
देखो क्या दिया है, लिखता है द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर द हाफ रिएक्शंस आर एज फॉलोज। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो तुम, आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना। आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है Cu2 प्लस प्लस Fe, Cu प्लस Fe2। देखो जब भी आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई हो ना, क्या कह रहा हूं मैं, इस बात को गौर से सुनना, जब भी आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई हो तो ये इस चीज को आप अपने शब्दों में लिख लेना। जब भी आपके सामने कोई रिएक्शन लिखी हुई हो तो कैथोड और एनोड कौन सा होगा, आपको हमेशा रिएक्शन देख के पता लगाना है। क्या कह रहा हूं मैं, सुन, मेरी बात सुनी क्या तुमने? अगर कभी भी रिएक्शन लिखी हुई है, केमिकल रिएक्शन लिखी हुई हो, सेल रिएक्शन लिखी हुई हो, तो कैथोड और एनोड कौन सा होगा, ये कहां से पता लगाना है, कहां से पता लगाना है, सेल रिएक्शन से। और अगर मान लो जब क्वेश्चन में सेल रिएक्शन नहीं दे रखी है, सेल रिएक्शन नहीं दे रखी है, उस केस में हमेशा आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देख के पता लगाना है कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, क्योंकि हमारे सामने तो सेल रिएक्शन दे रखी है, तो Fe से Fe2 प्लस जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब जो Fe होगा बेटा ये हो जाएगा एनोड, है ना। और Cu2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है, तो सर ये हो जाएगा कैथोड। ये तो इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है ना, बोलो। और हमें ई नोट ऑफ सेल पूछा है, तो ई नोट ऑफ सेल कैसे निकाल दूंगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, है ना बेटा। ये स्टैंडर्ड पूछा आपसे ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ, है ना, ई नोट ऑफ सेल पूछा है, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही फॉर्मूला बनेगा। लेकिन 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 थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, देखो ये जो इलेक्ट्रोड दे रखा है Fe का, सर Fe के लिए तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, देखो, है ना, +2 से 0। Fe के लिए तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, लेकिन सर जो कॉपर है ये Cu से Cu2 प्लस, Cu से Cu2 प्लस, सर ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। ये कौन सा पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में। क्या समझे मेरी बात को? तो बेटा इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जल्दी बोलियो सर। इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा कितना सर, -0.34 वोल्ट। अबे समझे क्या तुम मेरी बात को, है भाई? तुम समझ गए ना? दादा बोलना पड़ेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? है? ये देखो कितने जल्दी जल्दी लोगों के सॉल्यूशन चेंज हो रहे हैं ना, कितने जल्दी जल्दी लोगों के सॉल्यूशन चेंज हो रहे हैं ना, देख रहे हो? कभी पहले -0.75, फिर +0.75, अब 0.07, है ना, देख रहे हो लोगों के? हाँ, जज्बात पलट गए सर, हैं? वो देखा है क्या तुमने, वो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, उसमें वो बोलता है ना, जज्बात ही पलट दिए, है भाई, है ना। तो देखो, तो बेटा कैथोड कौन सा है, कैथोड था सर हमारा ये रहा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.34 वोल्ट। और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.41 वोल्ट। ठीक है ना, तो सर ये हो जाएगा प्लस में +0.41 वोल्ट, और ये बनेगा सर 0.07 वोल्ट, है ना। ई नोट ऑफ सेल की जो वैल्यू आएगी कितनी मिलेगी बेटा, 0.07 वोल्ट। समझ गए क्या बात को? यस, अरे बोलो, है ना। यहां पर मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, रटो मत, समझो हर बात को। फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, हमें यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। यस, समझ गए क्या? बोलो बोलो। अच्छा, मान लो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछता, मान लो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं। मान लो आपसे ये पूछता कि बताइए जब ये सेल रिएक्शन हुई तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, तो बताइए जरा कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं? कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, Fe से 0 से +2, +2 से 0, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता था, ये भी हमारे बहुत काम में आएगा आगे। क्लियर? ठीक है, चलो आओ फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। सबसे पहले तो चेक करो ये जो पोटेंशियल दे रखे हैं कौन से पोटेंशियल है सर, +3 से 0 रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है, मतलब दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं।
यस, तो जल्दी से बता दो एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा, जल्दी से बता दो। मैं फटाफट से ई नोट ऑफ सेल निकाल लेता हूं। ई नोट ऑफ सेल क्या होगा सर, रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। जल्दी से बताओ कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा, जल्दी बोलो। अबे कहां टू पे अटके हुए हो अभी भी, अरे भैया कहां टू पे अटके हुए हो, ये बताओ कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा। दादा, दादा जल्दी बता देख। सर ये रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और अभी हमने पढ़ा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है सर वो क्या होता है, एनोड होता है। और सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड होगा। क्या मेरी बात समझ गए? यस, तो सर ये वाला होगा कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.0, और ये वाला हो जाएगा -0.74 वोल्ट। बस ये तो बहुत ही आसान था। देखो अभी तक तो आसान है, अभी सेल रिएक्शन लिखोगे ना 0.0 वोल्ट है ना। आ गया सब लोगों का, आ गया ना। ई नोट ऑफ सेल तो सबने निकाल लिया, ई नोट ऑफ सेल तो सबने निकाल लिया, सारे लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है ना। अब देखो पता दिक्कत कब आती है, इसमें हमसे एक और चीज पूछी है, सेल रिएक्शन भी पूछी है। क्या पूछा है बेटा, सेल रिएक्शन भी हमसे पूछा है। जब हम लोग सेल रिएक्शन लिखते हैं ना तब दिक्कत आती है। सर कैसे आएगी दिक्कत, सुनो। आपने कहा सर ये एनोड है, क्रोमियम जो है वो एनोड है, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, सुनना सारे लोग स्क्रीन पे देखना। सर एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यस, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका होगा सर, क्रोमियम का होगा। क्रोमियम जो है Cr3+ में जाएगा, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका मतलब सर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मानते हो इस बात को? अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो रिडक्शन हो रहा है, सर ये तो एनोड है, सर एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे दिया हुआ है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था हर इलेक्ट्रोड के 2 पोटेंशियल दिए हुए होते हैं ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। हमें कौन सा काम में लेना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। यस, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं तुमसे कैथोड, कैथोड पे क्या होगा सर, कैथोड पे होगा रिडक्शन। मानते हो इस बात को? सर कैथोड पे होगा रिडक्शन। सर रिडक्शन किसका होगा सर, Cd2+ का होगा। कैडमियम 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cd सॉलिड की फॉर्म में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। यस, सेल रिएक्शन कैसे लिखते थे जनाब, सेल रिएक्शन कैसे लिखते थे सर, दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते थे। सर दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते थे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कैंसिल आउट हो जाते थे और हमारी सेल रिएक्शन मिल जाती थी। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, पता दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। मेरी बात सुनो गौर से, कभी भी जब सेल रिएक्शन लिखते हो तो दोनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होने चाहिए, तभी तो कैंसिल आउट होंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड है वो सेम होने चाहिए, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होने चाहिए। क्या यहां पर सेम है सर? सेम नहीं है, इसमें 3 है इसमें 2 है, तो सेम बनाओ उनको। अगर पहले से सेम नहीं है ना तो सेम बनाओ। सर कैसे बनाऊंगा सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, और फिर 6 से 6 उड़ जाएगा। यस, तो अब आपकी नेट रिएक्शन, ये पूरी रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 2Cr सॉलिड, ये वाली 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3Cd2+ गिव्स, ये बनेगा बेटा 2Cr3+ aqueous प्लस 3Cd सॉलिड। और कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हुए दोनों साइड, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए, 3 × 2, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो जाएंगे? और अगर आपको मजाक लग रहा है ना सर ये सेल रिएक्शन लिखने की क्या जरूरत है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालने की क्या जरूरत है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। जब मैं आपको नर्न्स्ट इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना तो नर्न्स्ट इक्वेशन सिर्फ वही बच्चा अच्छे से समझ पाएगा जिसको ये सेल रिएक्शन लिखनी आती होगी। अगर जिसको सेल रिएक्शन लिखनी नहीं आती वो नर्न्स्ट इक्वेशन में लटक जाएगा, फिर मुझे मत बोलना कि सर समझ नहीं आया। सेल रिएक्शन लिखना सीखो, बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आया तो थम्स अप करो और डन लिखो, अगर नोट कर लिया तो फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ क्या दादा, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि ये चैप्टर मुश्किल है अभी तक? ऐसा लगा, छठा लेक्चर है अपना, क्या ऐसा लगा है कि आपको समझ में नहीं आएगा ये? एक बार बताओ देखें, है ऐसा लग रहा है कि सर हाँ मतलब हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे इसके? यस, पक्का? आओ फिर आगे चलते हैं, आओ फिर आगे चलते हैं।
देखो एक और क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है जो मैं करवाऊंगा, इसके बाद वाले क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा, है ना, पहले ही बोल दे रहा हूं भाई, पहले ही बोल दे रहा हूं, बाकी वाले क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दूंगा। देखो आपके सामने दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, बताओ ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बताओ ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। सर ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं, तो पहले बेटा इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो। क्या करो, पहले इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा -0.76 वोल्ट। यस, इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो, +2 से Fe, ये कितना हो जाएगा -0.41 वोल्ट। अब बताओ एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा, अब तो पता लग जाएगा तुम्हें। सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो जो कम होता है वो एनोड होगा। सर इसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा होता है वो कैथोड होता है। सिंपल है ना, सिंपल यही होता है। अरे बोलो, है ना। तो अब देखो हमसे पूछा है सबसे पहले ई नोट ऑफ सेल, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही पता लगे, यही लगेगा ना, फटाफट बोलना यार मेरे भाई। तो देख रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना है, ये है सर -0.41, और वो कितना है सर, ये है -0.76। यस, तो बेटा ये कितना हो जाएगा -0.41 प्लस 0.76 वोल्ट, कितना मिला ये, है भाई कितना मिल गया, देखो ये मिलेगा सर 0.35 वोल्ट। खत्म, ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू तो खटाक से निकाल दी। कोई दिक्कत आई क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर, प्लस में आएगा भाई, माइनस वाला कौन आई, है भाई। अब देखो, अब आपको लिखना है सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के लिए मुझे लिखना पड़ेगा एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो सबको पता है एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, है ना। अब ऑक्सीडेशन एनोड कौन सा है, एफ जिंक है, तो सर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, Zn से Zn2+ बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यस, और कैथोड पे क्या होता है सर, कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है। तो बेटा जी रिडक्शन किसका होगा, जल्दी से बताओ सर, रिडक्शन होगा Fe का, है ना। सर Fe जो होगा वो +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में कन्वर्ट होएगा। सर अब की बार देखो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, तो हमें किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो आप डायरेक्ट ऐड करके लिख दो दोनों रिएक्शन को, ये लो। अरे बोलो ना यार, क्या ये चीज आसान है भाई। और कितने इलेक्ट्रॉन, ये हो गई हमारी सेल रिएक्शन, और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए दादा, दादा महाराज बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। बताइए है कि नहीं आसान, है कि नहीं आसान, इजी है ना, मुश्किल नहीं है भाई, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आओ अब आ जाओ, तुम्हारे होमवर्क की लाइन लगा देता हूं मैं। देखो सेम क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क कर लियो इसको। अच्छा कुछ लोगों ने ना मुझे मैसेज किया इंस्टा पे, है ना, कुछ बच्चों ने, 3-4 बच्चों ने मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर ना आप होमवर्क कम देते हो, सर आप होमवर्क कम देते हो। एक दो बच्चों ने तो मैंने कोई वो लगा रखी थी, कोई पोस्ट लगा रखी थी, पोस्ट पे भी कमेंट कर दिया, बोले सर ना आप होमवर्क कम देते हो, हमें होमवर्क ज्यादा दिया करो, है ना। तो कुछ बच्चों ने पकड़ के ले ली उसकी, बोलता नहीं सर इसको दे दिया करो आप, हमें तो मत देना। एक और होमवर्क है तुम्हारा, हाँ ये वाला होमवर्क, ये भी तुम्हें करना है खुद से, ठीक है। और आओ फिर उसके बाद देखो, ये जेई 2022 का क्वेश्चन है, ये जेई 2022 का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं ये तुम खुद से करो और ऐसे निपटा दो इसको 30 सेकंड में, खटाक खत्म कर देना। ऐसे ना सीना चौड़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने, है ना, तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा, फिर घूमना ऐसे कि साला जेई 2022 का क्वेश्चन ऐसे निपटा दिया मैंने, है ना। और आओ, और एक और क्वेश्चन करना, ये वाला भी, ये भी आपका होमवर्क है। ये कौन से साल में आया था, ये तुम्हारे पैदा होने से पहले का क्वेश्चन है, ये मेरे पैदा होने से पहले का क्वेश्चन है ना, तो आपके तो होना ही है। 1989, 1989, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, कर लोगे क्या, है भाई, अरे कर लोगे ठीक है, क्लियर। आओ फिर आओ, तो ये बेटा 2 क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन है, मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अब इसके बाद आगे चलते हैं अगला टॉपिक। ये सब कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चल रहा है अभी, है ना। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप। और सर रिलेशन बनाना है क्या, सर फटाफट आते हैं अभी, है ना, मुंह धो के आते हैं, बाल बाल बना के आते हैं, है भाई। अब वो वाले रिलेशन नहीं बनाना,
ये अपना अलग रिलेशन है ना। तो देखो क्या कहता है, रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको गिब्स एनर्जी क्या होती है वो नहीं पता, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको गिब्स एनर्जी क्या होती है वो नहीं पता। तो भैया देखो, मैं गिब्स एनर्जी वापस नहीं पढ़ा सकता, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अगर मैं पढ़ाने लगा तो क्लास 11 से पढ़ाना पड़ेगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना। आप यूं ध्यान रखो, रिलेशन जो मैं लिखूंगा ना वो रिलेशन याद रख लो, है ना। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और कहां काम में आती है, ये एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है, ये एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है जो काम में आता है, किसके काम में आता है सर, ये काम में आता है किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बताने में, है ना, कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है, ये आप डेल्टा जी की वैल्यू देख के बता सकते हो, ठीक है ना। तो सुनो, एक रिलेशन होता है, हालांकि ये रिलेशन भी कक्षा 11th का रिलेशन है, ये 11th, ये वाला रिलेशन भी कक्षा 11th में आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट रिलेशन याद रखोगे, कोई डेरिवेशन नहीं करवा रहा, ना इसकी जरूरत पड़ेगी। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। एक रिलेशन मैंने आपके सामने लिखा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। सर ये क्या क्या है, एक बार हमें फटाफट से बता दो बेटा। जो डेल्टा जी होता है इसको बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। क्या बोला जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। ऑल राइट, यहां पर जो एन है ना, एन क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेल रिएक्शन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, मैंने बोला था ना, अगर आपको इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालने में दिक्कत आएगी ना तो फिर भैया आगे आने वाले टॉपिक में भी लटक जाओगे। हाँ सर, ई ऑफ सेल क्या है, सर हम ये जानते हैं, सर ये तो सेल पोटेंशियल है, सर ये तो हमें पता है पहले से, सर ये तो सेल पोटेंशियल है। यस 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 यस, हाँ ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू यूजफुल, है ना, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, डब्ल्यू यूजफुल, है ना, ये वाला फॉर्मूला, यही से रिलेशन आता है एक्चुअली, है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू यूजफुल। हाँ अच्छा, इसमें एक टर्म आई है एफ, एफ क्या है, अरे एफ बता सकता है सर, एफ होता है फैराडे कांस्टेंट। एफ क्या होता है बेटा, फैराडेज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 96500, ठीक है, हाँ 96500। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो हमें ये वाली वैल्यू माननी है, और अगर क्वेश्चन कह दे कि नहीं ये वाली नहीं ये वाली मानो तो फिर तो हम लोग वही मान लेंगे, हमें क्या दिक्कत है ना। अब देखो एक और मैं रिलेशन लिख सकता हूं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। सुनो मेरी बात गौर से भाई लोगों, दादा अच्छे से सुनना, अगर मान ले मैं यहां पर सेल पोटेंशियल की जगह स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ले लूं, क्या ले लूं, यहां पर सेल पोटेंशियल लिया है, अगर इसकी जगह मैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ले लूं तो ये गिब्स एनर्जी की बजाय स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बन जाती है। क्या मेरी बात को समझा क्या, तो यहां पर जो डेल्टा जी नोट होगा इसको नाम दे दिया जाता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, बस इतना सा फर्क है। मतलब ये कैलकुलेशन आप कर रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना ले रखा है 1 बार, और आपने आपने वो क्या ले रखा है क्या, अरे प्रेशर कितना ले रखा है आप लोगों ने 1 बार, और कंसंट्रेशन ले रखी है 1 यूनिट, है ना, 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर। हाँ जी, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, यस स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अच्छा तो बेटा जो ई नॉट ऑफ सेल है ना, ई नॉट ऑफ सेल वो हो जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अच्छा ये जो फेराडे है ना, फेराडे ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना पहले भी, फेराडे क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अबे भैया 11th पास करके आए हो सब लोग, है भाई 11th पास करके आए हो ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना, उसी को फेराडे कांस्टेंट बोला जाता है। 96500 कूलम होता है ना, 96500 कूलम, एक्चुअल वैल्यू 96500 नहीं आती, 96486 आती है ऐसी, है ना, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए फिर 96500 लिख लेते हैं हम लोग। क्लियर, हाँ भाई नोट कर लिया क्या, अगर नोट हो गया है तो फटाफट से थम्स अप कर दो, फटाफट से थम्स अप कर देना, फिर आगे चलते हैं,
फटाफट से थम्स अप कर देना, फिर आगे चलते हैं बेटा। कोई कह रहा सर फैराडे तो फिजिक्स का है। हाँ, फिजिक्स से चुरा लिया हमने, है चुरा लिया है तुमने जो दिल को। गाना सुना है क्या तुमने? वो तुम्हारे जमाने का नहीं, हमारे जमाने का गाना है। नजर नहीं चुराना सनम, ऐसा सुना है क्या तुमने गाना? बदल के, वो क्या था कि बदल के तुम मेरी जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम, है? राजन सर को बोलूंगा, सुनाएंगे वो तुम्हें, है? चले आगे, चले आगे, चले आओ देखे एक क्वेश्चन कर लेते। अरे यार, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए जनाब, आइए 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 आइए, एक क्वेश्चन करते हैं। इधर 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 आओ, स्क्रीन पर देखो, इधर आओ, स्क्रीन पर देखो। देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट फॉर अ गिवन रिएक्शन। अच्छा, और डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकालनी है। आपके सामने एक सेल रिएक्शन दे रखी है। देखो बेटा जी, Fe2 प्लस प्लस Ag प्लस गिव्स Fe3 प्लस प्लस Ag। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सर Fe2 प्लस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये जो होगा, Fe वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ एनोड की तरह बिहेव कर रहा है ना। ये वैल्यूज देखनी नहीं है। अगर रिएक्शन दे रखी है ना, अगर रिएक्शन दे रखी तो आपको वैल्यूज नहीं देखनी, है ना। कई बार ऐसा होगा कि रिएक्शन में एनोड कुछ और होगा, वैल्यूज के अकॉर्डिंग एनोड कुछ और आएगा। तो हमेशा किसको प्रायोरिटी देनी है? रिएक्शन को। रिएक्शन में जो एनोड दिया हुआ है वही एनोड मानना है, ठीक। और Ag प्लस से Ag जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो सर ये जो होगा, ये होगा कैथोड, ठीक। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ई नोट ऑफ सेल निकालो। सर ये तो निकालना आता है हमें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब तो तुम एक्सपर्ट बन गए हो, है भाई। मैंने सुना तुम्हारी कैलकुलेशन के दूर दूर तक चर्चे। कैथोड का है 0.80 और एनोड का है 0.77। कितना आ गया? कितना आ गया इनोट ऑफ सेल? 0.03 वोल्ट। क्या इतना ही मिला गया भाई लोगों? क्या इतना ही मिलेगा? है भाई 0.03 वोल्ट। अब मेरे से क्या पूछा है? मेरे से पूछा है डेल्टा जी नोट। कोई दिक्कत ही नहीं है। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला माइनस NF ई नोट ऑफ सेल। सर इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं बताइयो मुन्ना? इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं देखना। +2 से +3 1, +1 से +0 1। तो मतलब इस रिएक्शन में जो n की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? सर 1 हो जाएगी। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -1 इंटू 96500 और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.03 से। तो ये मुझे पता है तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ही जबरदस्त है, मैंने ऐसे सुना है, और तुम्हारी कैलकुलेशन के बहुत दूर दूर तक चर्चे हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेशन कर ही देता हूं, है ना। 0.03 से मल्टीप्लाई कीजिए तो सर ये मिलेगा 2895 जूल पर मोल, है ना। ये क्या मिलेगा बेटा? जूल पर मोल। बोलो खत्म। अरे बोलो ना भाई, यही तो हो जाएगा। यूनिट ध्यान रखियो, जूल पर मोल आएगा। भाई मोल कहां से आया? अबे फैराडे क्या होता है बताया तो था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, है ना। कुलम पर मोल यही होता है ना, तो पर मोल यहां से आया, जूल पर मोल। ठीक है, आगे चलें क्या भाई लोगों? आगे चलें, अगला क्वेश्चन करें क्या? जल्दी बोलो। हाँ जी, आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले। ठीक है ठीक है ठीक। आओ आओ अगला क्वेश्चन देखो। आओ आओ अगला क्वेश्चन देखो। क्या ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो? है भाई, क्या ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो? बताओ क्या दे रखा है इसमें। कहता 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। चलो मैं करवाई देता हूं। 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ मतलब n की वैल्यू 3 दे दी, सीधा सीधा। और पता है डेल्टा जी नोट का वैल्यू भी दे दिया इसने, कितना? 13.37 किलो जूल, मतलब 10⁻³ जूल पर मोल, ये दे दिया। और मेरे से ई नोट ऑफ सेल पूछा, बता। और मेरे से ई नोट ऑफ सेल पूछा। कौन से साल का क्वेश्चन है? 2020 का क्वेश्चन है। नोट्स अच्छे से पढ़ लो, मैं कह रहा हूं कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिजिकल का।
मैं कह रहा हूं तुम मेरी बात पे विश्वास कर लो, है ना, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ई नोट ऑफ सेल, बताओ डेल्टा जी नोट 30, इसको मल्टीप्लाई कर देना 1000 से तो कितना बनेगा 17,370, ये तो बनेगा। एन का वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और ये होता है एफ, और ये होता है ई नोट ऑफ सेल। बताओ, तो 0 से 0 उड़ गया। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो ई नोट ऑफ सेल है, बताओ बेटा इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, बताओ इसकी कितनी वैल्यू मिलेगी। ये मिलेगा -0.06 वोल्ट। कितना मिलेगा 0.06 वोल्ट। सॉल्व करियो जरा। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद करवाऊंगा, मैं खुद करवाऊंगा भैया। हाँ 0.0। अब देखो इसने कहता है, ये कहता है इसको 10⁻² की टर्म में लिखो। कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख देते हैं 6 × 10⁻²। क्या दिक्कत है ना, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लेना है। तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखा जाएगा 6 लिखा जाएगा। खत्म हो गया सर, खत्म हो गया भैया, खत्म हो गया, है ना। आप यहां पर चाहो तो इसकी यूनिट हमने लिखी थी क्या इसकी, हाँ बेटा यहां पर ये लिख लेना कुलम पर मोल ना, इसकी यूनिट लिख लेना बेटा, देख ध्यान देना दादा दादा, दादा यहां पर लिख लेना, यूनिट लिख दियो इसके, है ना 96500 कुलम पर मोल, ठीक है ना। हाँ तो सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या एग्जाम में, वो तुम्हारे सामने भैया जेई 2020 का क्वेश्चन है। अच्छा आप में से कई लोगों को ये भी लगता होगा ना सर आसान वाले क्वेश्चन ही करवाते हैं हमें क्लास में, ऐसा ऐसा भी लगता है क्या तुम्हें। भाई अगर मेरी बात पर विश्वास ना होना तो तुम एक काम करना, प्रीवियस के क्वेश्चन खुद से कर लेना, है ना। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं मैं करवाता हूँ, सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं मैं क्या करूँ। और मैं तो एडवांस का भी सेशन लिया, मैंने सॉल्यूशन का एडवांस का सेशन लिया, एडवांस के क्वेश्चन देख लेना। हाँ थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन होती है वो बात अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है जो हमने क्लास में पढ़ा है। मैं अभी केमिकल काइनेटिक्स का भी एडवांस सेशन लूंगा, उसमें भी आप चेक कर लेना भले, है ना। आओ 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 अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। आओ अगला क्वेश्चन देखो। ये भी देखो जेई 2020 का क्वेश्चन है, और इसमें हमसे क्या पूछ रहा है भाई, ये वाला क्वेश्चन खुद से करोगे यार, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो तुम खुद ही करोगे, मैं नहीं करवा रहा इसको भाई, मैं करवा ही नहीं सकता इसको, मैं नहीं करवा रहा, होमवर्क है ये। सेम क्वेश्चन है यार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ई नोट ऑफ सेल निकालना है, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन ही। बताओ एक और क्वेश्चन देखते हैं, लो 2019 का क्वेश्चन है। अब बताओ, नहीं तुम बताओ अब क्या करे कोई इंसान, भाई क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं दादा, मैं क्या करूं। अब देखो इसमें भी क्या किया है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पूछी है, डेल्टा जी नोट पूछा है, किलो जूल पर मोल में पूछा, लेकिन ध्यान रखियो जूल में नहीं पूछा, किलो जूल पर मोल में पूछा है। रिएक्शन दे रखी है सेल रिएक्शन, और साथ में ई नोट भी दे दिया। बताओ और क्या चाहिए भैया तुम्हें, है सब कुछ दे दिया। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, गुणा भाग करना आना चाहिए, होमवर्क कर लियो इसको भी। क्या आना चाहिए सर, मल्टीप्लाई करना आना जरूरी है बस। और मैंने सुना है तुम्हारी कैलकुलेशन के तो दूर दूर तक चर्चे है ना, कैलकुलेशन तो तुम लोग ऐसे करते हो ना, निपटा देते हो। यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर हमने डेल्टा जी नोट पढ़ लिया, बहुत ही अच्छी बात है, हमने डेल्टा जी नोट पढ़ लिया। आप तो ये बताओ, आप तो ये बताओ सर, आप तो ये बताओ सर, इस डेल्टा जी नोट की एप्लीकेशन भी है क्या कुछ। डेल्टा जी हमने पढ़ ली, सेल पोटेंशियल के बीच हमने रिलेशन बना लिया, क्या सर कोई, क्या सर कोई, क्या सर कोई इसका एप्लीकेशन भी है क्या। हाँ 2 एप्लीकेशन है इसकी। कितनी एप्लीकेशन है बेटा, 2 एप्लीकेशन है। कितनी एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन। उसमें सबसे जो पहली एप्लीकेशन है, सबसे जो पहली एप्लीकेशन है वो आपके साथ, अगला ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चल रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। ये अगला टॉपिक है, हमने गिब्स फ्री एनर्जी निकालना सीख लिया। कहता है फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, आप ये बता सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन फिजिबल है या फिर नहीं है, किसकी हेल्प से, डेल्टा जी नोट की हेल्प से, ठीक है ना। कैसे बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, देखो मैं अगर ऐसा लिख दूं डेल्टा जी नोट, जी की वैल्यू लेस देन 0 है, अगर डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 हो तो आप लोगों ने पढ़ा है कि वो जो रिएक्शन होगी बेटा कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी, जल्दी बोलो ना यार, क्या वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, पढ़ा है ना। मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर मान लो आपका डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब वो जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी।
बोलो। और अगर मान लो आपकी कोई रिएक्शन है, उसका डेल्टा जी 0 आ जाता है, इसका मतलब उसमें क्या हो रखा है, रिएक्शन कहां पर है सर, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। ये हम लोग क्लास 11th की कहानी है, बस इतना सा। इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना, इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझा के फिर अगली क्लास में करवाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। फिजिबल मतलब पॉसिबल है या फिर नहीं है। देखो आज ही पढ़ाया था मैंने, ये आज ही पढ़ाया था। ये वो लोग हैं जो पैराशूट से उतरे अभी भी क्लास में, जंप मारा है क्लास में खट से, अभी ऊपर हवा में उड़ रहे थे, एकदम से देखा अच्छा अरे केमिस्ट्री क्लास चल रही है, बोले कूद जाओ, और आगे पूछ लो सर फिजिबल का मतलब क्या। अबे पढ़ा के आया हूं भाई, फिजिबल क्या होता है बताओ, है। हाँ अब देखो, डेल्टा जी लेस देन 0 या फिर डेल्टा जी नोट भी हो सकता है बेटा, है ना, डेल्टा जी लिखा हो या फिर डेल्टा जी नोट लिखा हो, बात एक ही, उससे कोई टेंशन नहीं है आपको। यस यस यस। हाँ राजवंत सर के साथ रह के मैं भी सीख रहा हूं आजकल कुछ कुछ। हाँ जी ठीक है क्लियर। अब देखो भाई, अभी हमने कहा कि भाई अगर मान लो डेल्टा जी नोट लेस देन 0 है ना, तो भाई डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, यही होता है। अगर मान लो डेल्टा जी नोट नेगेटिव है, अगर डेल्टा जी नोट नेगेटिव है तो ई नोट ऑफ सेल क्या आएगा, भाई ये नेगेटिव तभी हो सकता है जब ई नोट ऑफ सेल पॉजिटिव हो। हाँ ना बोलना यार दादा, ये बोलना यार, है ना, क्या ऐसा हो सकता है ना, भाई यही तो होगा। अगर आपका डेल्टा जी नोट नेगेटिव है, इसका मतलब ई नोट ऑफ सेल पॉजिटिव होगा। बोल ही नहीं रहा कोई। यस तो बेटा अगर मान लो ई नोट ऑफ सेल पॉजिटिव है, ई नोट ऑफ सेल ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब वो जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन पॉसिबल होगी, फिजिबल होगी, ठीक है। और देखो, अगर मान लो आपका डेल्टा जी नोट, अगर मान लो आपका ई नोट ऑफ सेल, ओहो सॉरी, हाँ अगर मान लो आपका ई नोट ऑफ सेल बेटा लेस देन 0 आता है, अगर ई नोट ऑफ सेल लेस देन 0 है, इसका मतलब ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा जी नोट पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वो जो सेल रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। रह जाएगा क्या याद बेटा, बोलना पड़ेगा, क्या याद रह जाएगा आपका, हैं जी, क्या आपको ये याद रह जाएगा। हाँ बहुत ही बढ़िया, बस याद रह जाएगा तो बहुत बहुत बधाई आपको। हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अगली क्लास में, विल Fe बी ऑक्सीडाइज टू Fe2 प्लस बाय रिएक्शन विद 1 मोलर HCl गिवन दैट कुछ समथिंग वैल्यूज आपको गिवन होगी, ठीक है ना। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर आप लोगों से अब विदा लेने का टाइम आ चुका है। अच्छा होमवर्क दे देते हैं आज आपको, होमवर्क है भाई, आओ होमवर्क में क्या करना है सर, एक तो आज की डीपीपी करनी है, डीपीपी नंबर कौन सा होगा, मेरे हिसाब से 5 होगा, है ना। आपको डीपीपी करनी है और जो क्लास में दिया है, जो क्लास में दिया है वो होमवर्क करना है मैं आपको, ठीक है। और मॉड्यूल में से भी आप चाहो तो मैं बता देता हूं, है ना, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में से बता देता हूं, एक्सरसाइज 2 आप तभी किया करो जब जब आपका टॉपिक खत्म हो जाए, है ना, तभी किया करो आप। तो पिछली क्लास में हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे आपको, है ना, तो आप क्या करना, आप 1 से 7 और ऐड कर लेना, 1 से 7 मॉड्यूल में से और कर लेना, ठीक है ना। एनसीईआरटी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, बाकी और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा एनसीईआरटी वाले, ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए बेटा इतना करना, ठीक है। 37 से लेके 44 तक हम लोग, मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो आपको पहले से ही कर लेने थे, ठीक है। ऑल राइट चलो फिर थैंक यू बोल दें आपको, है भाई, थैंक यू बोल दें क्या, बोल दे थैंक यू। तो एक चीज सुन लो, इस समय जहां तक मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो रखी होंगी, है ना, मजाक की बात नहीं है। अब थोड़ा सा सीरियस नोट पे बात करते हैं। इस समय आप लोगों की मैक्सिमम बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो रखी होंगी बेटा, दिस इज द गोल्डन टाइम। मैं आपको फिर कह देता हूं, अगर आपको 11th क्लास रिवाइज करनी है तो इससे बढ़िया टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। ये बात को आप गांठ बांध लो और अच्छे से दिमाग में बिठा लो
कि ये वाला जो टाइम है, क्योंकि आप स्कूल नहीं जाते हो, आप अगर जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मान लो अगर कुछ बच्चों की नहीं भी हो रखी, वो बात अलग है ना, जिन बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो रखी हैं उनके लिए मैं बात बोल रहा हूं, क्योंकि ये चीज मेरे पास बच्चों ने भेजी भी, उन्होंने मैसेज भी किया कि सर स्कूल की छुट्टी हो रखी है, 11th कैसे कवर करें। तो बेटा देखो, स्कूल नहीं जा रहे हो आप, स्कूल नहीं जा रहे हो तो जो अभी हम लोग क्लास में चल रहा है ना, उसको एक बार आप अच्छे से पढ़ते रहो, और 11th क्लास को पढ़ने के लिए एक फिक्स शेड्यूल बनाओ, है ना, कि मुझे मुझे ये टॉपिक्स हैं जो 11th क्लास के खत्म करने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर हम लोग 11th क्लास कहां से स्टार्ट करें? तो देखो 11th क्लास आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप फिजिकल से स्टार्ट कर सकते हो, है ना, आप फिजिकल कर लो, फिर उसके बाद आप ऑर्गेनिक कर लो। ऑर्गेनिक आप कर लो इन छुट्टियों में, ताकि जब यहां पर ऑर्गेनिक स्टार्ट होएगा ना 12th का, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आप इनऑर्गेनिक कर लेना, ठीक है। जिन बच्चों का सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रही हुई है, थ्योरी जिन लोगों की 11th में अच्छी है, उन लोगों को पूरे वीडियोस वापस देखने की जरूरत नहीं है। एक बार नोट्स आपके पास है, नोट्स पढ़ के आप पीवाईक्यूज कर लो, प्रीवियस इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या फिर आपके पास अगर मॉड्यूल है तो उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लो, दैट इज सफिशिएंट। रिवीजन में इतना ही होता है, सब कुछ नहीं कर सकते, आपकी डीपीपीबी मॉड्यूल भी, एनसीईआरटी भी, सब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, इस बात को आप याद रखें, ठीक है। तो अभी आप फिजिकल से स्टार्ट करो, और फिजिकल के बाद आप ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक करो, ठीक है ना। 11th का ऑर्गेनिक अगर आप कर लोगे तो 12th की ऑर्गेनिक में बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को, है ना। फिजिकल तो हमारे 3 चैप्टर लगभग खत्म होने वाले हैं, अब बाकी छोटे छोटे से चैप्टर्स और बचे हुए हैं, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? अरे बोलो, ठीक है बेटा। और आप चाहो तो वन शॉट सेशंस भी देख सकते हो, है ना, रिवीजन सेशंस भी आपको लास्ट ईयर मिले होंगे, वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन इस टाइम को यूटिलाइज करो यार, मस्ती में इस टाइम को मत खराब करो। अभी देखो मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, 8वें महीने में आपका जेई का एग्जाम है, जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट 8वें महीने में, और ये 7-8 महीने कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना। इसी वजह से मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये टाइम आपको दिखने में लग रहा है अभी तो 7-8 महीने, लेकिन बेटा इतना जल्दी टाइम निकलेगा ना, अभी थोड़े दिनों में पता लगेगा अरे यार एग्जाम आ गया। तो थोड़े टाइम बाद आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होंगे, स्कूल वाले प्री बोर्ड लेंगे, 12th में बहुत लफड़ा रहता है। तो इस टाइम को बेटा जी अच्छे से यूटिलाइज करो, यस, ठीक है। चलो फिर, और हम लोग इस चीज पे हम लोग अगली क्लास में और बात करेंगे, अभी आप लोगों की और भी क्लास है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।